नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कॉमन प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के ऊपर, जो कि ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी ट्री 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक के टीचर वैकेंसी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये रिवीजन के तौर पर प्रैक्टिस सेट को देखा जा सकता है। तो इसमें हम कुल 75 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न हैं, हिंदी साहित्य से कितने प्रश्न हैं, हिंदी व्याकरण से कितने प्रश्न हैं, या फिर भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से कुल कितने प्रश्न हैं और किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, पहले हम बात करते हैं। जो पहला सवाल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन दिया गया है क्य, च, ट, औ। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन में दिया गया है संयुक्त व्यंजन के तौर पर हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है कि संयुक्त व्यंजन के बारे में बात करें तो दो यहाँ पर दिया गया है, आधा क और य। ये संयुक्त व्यंजन हो गया। जबकि आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर डबल च दिया हुआ है, तो ये संयुक्त व्यंजन न होकर ये द्वित्व है। भाषा विज्ञान में पढ़ेंगे तो एक द्वित्व व्यंजन करके भी आता है। तो ये द्वित्व व्यंजन है, बाकी एक स्वर है और एक व्यंजन है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। डोंगरी, मणिपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाषा को संविधान की 8वीं सूची में रखा गया है। एक यहाँ पर प्रश्न में ही तथ्य आपको दिखाई पड़ रहा है। अब हमें बताना कि कौन सी ऐसी भाषा है जिसको कि 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है रिठडेमी चरियु, रणय कुमार चरियु, पौम चरियु, भविष्यत कहा। तो चारों ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो पुष्पदंत के समय से भी सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाता है कि पुष्पदंत का समय क्या है। यहाँ पर उनकी प्रबंध रचना के बारे में सवाल पूछा गया है। तो सही जवाब इसका यहाँ पर है ऑप्शन बी, रणय कुमार चरियु, जो कि पुष्पदंत की रचना है। जबकि आप देख रहे हैं कि रिठिडेमी चरियु और पयुम चरियु ये स्वयंभू द्वारा लिखी गई रचना है। भविष्यत कहा धनपाल ने लिखा हुआ है। तो हम चारों ऑप्शंस में जो भी रचनाएं दी गई हैं उनको भी देख लिए, उनके रचनाकारों को भी देख लिए, और इसका जो सही जवाब है उसको भी हमने देख लिया कि रणय कुमार चरियु पुष्पदंत की प्रबंध रचना है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मणेड़ी म जानंत ही भेव एवई पढ़ियो ए चौ बेव मट्टिपाणी कुशलई पढ़न घरही बैसी अग्नि हुड़न। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की। तो पहले तो इन काव्य पंक्तियों को आप देखिए तो आपके मन में तुरंत आ जाए कि ये अपभ्रंश में लिखी गई काव्य पंक्तियां, और अपभ्रंश में है तो ज्यादातर इसकी संभावना है कि कोई आदिकालीन कवि ही इसको लिखा होगा। तो देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है गोरखनाथ, सराहपा, रैदास, कबीरदास। तो हम अगर ऑप्शंस को एलिमिनेट करें तो आप देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं। जिस हिसाब से यहाँ पर भाषा शैली दी गई है तो इसका सही जवाब हो गया सराहपा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं। ऑप्शन दिया गया है शेख तकी, रज्जब, मोइनुद्दीन चिश्ती, नूर मोहम्मद। तो कबीरदास के गुरु को लेकर दो तथ्य दिखाई पड़ते हैं। एक तो रामानंद का नाम ले लिया जाता है, ठीक है, और दूसरा नाम है कि मुसलमान अनुयायी जो है वो शेख तकी को मानते हैं कि कबीरदास के शिष्य हैं। ये सब आप तथ्य वहां देखेंगे जहाँ कबीर ग्रंथावली नाम की पुस्तक है श्याम सुंदर दास द्वारा जो लिखी गई है, उसमें इसका जिक्र किया गया है। बाकी इतिहास ग्रंथ में भी आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। आप देख रहे हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से फिर से एक बार यहाँ पर सवाल पूछ लिया गया है, लेकिन बदले हुए रूप में ये सवाल यहाँ पर है। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा ऐसा शिक्षक है जिसके माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। टेक्स्ट बुक
प्रकाशित की गई? ऑप्शन दिया गया है लॉर्ड मैकाले, जॉर्ज ग्रियर्सन, फादर कामिल बुल्के, गिलक्राइस्ट। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। गिलक्राइस्ट के नेतृत्व में फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में 1800 ईस्वी में, सभी चीजें आपके दिमाग में तथ्यात्मक रूप से आ जानी चाहिए, और यहाँ पर इसका सही जवाब है गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न है कि संशयात्मा किस कवि की रचना है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति, उदय प्रकाश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ज्ञानेंद्र पति की रचना है संशयात्मा। अगला प्रश्न है कि एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? पात्र, कार्य, प्रकृति, पताका। तो संकलन त्रय, कई प्रैक्टिस सेट में हमने आप सभी से चर्चा की है कि संकलन त्रय में 3 चीजें होती हैं, स्थान, काल और कार्य। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। तो इन तीनों को ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर एक नया तथ्य आपको दिखाई पड़ा कि जो संकलन त्रय की बात है वो एकांकी में और नाटकों में ज्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, और इसका दूसरा नाम क्या है? अन्विति। तो मान लीजिए संकलन त्रय के स्थान पर अन्विति आए तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इन तीनों को याद करके रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? अनुभाव, विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद, रस, निष्पत्ति। अनुभाव, जब रस पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा होती है। पूछा गया कि अनुभाव का एक भेद है, ऑप्शन दिया गया है निर्वेद, व्रीड़ा, उन्माद, आहार्य। तो अनुभव, 4 अनुभवों की चर्चा की गई है, उसमें से एक अनुभव आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ऑप्शन डी में दिया गया, आहार्य। ठीक है, उसके पहले आपने पढ़ा होगा कि काचिक, फिर कायिक, वाचिक, आहारिक और सात्विक, ये 4 अनुभव दिए गए। अगला प्रश्न है कि जहां शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? देखिए शब्द शक्ति से सवाल यहाँ पर पूछा गया, और पूछा गया कि शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है, कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन दिया गया अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उपयुक्त सभी। तो शब्द शक्तियां 3 है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों का नाम यहाँ पर दिया गया है, और हमने बड़ा ही विस्तार से शब्द शक्तियों पर वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए हमने शुरुआत में ही इसको बनाया था। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है वो है व्यंजना। जब व्यंग्यार्थ का संबंध हो तो व्यंजना हो, अभिधार्थ का संबंध हो तो अभिधा, और लक्ष्यार्थ का संबंध हो तो लक्षणा। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? उर्वशी किस विधा की रचना है? ऑप्शन दिया गया गीति काव्य, प्रगीत, नाटक, चंपू काव्य। तो किस प्रकार का काव्य है उर्वशी? सही जवाब है ऑप्शन डी, चंपू काव्य। अब चंपू काव्य उसे कहा जाता है जो पद्य और गद्य दोनों में होता है, उसको हम चंपू काव्य कहते हैं, जो कि एक तरीके से काव्य का एक भेद है, बीच में का है, मिश्रित है। ठीक है, तो चंपू काव्य है उर्वशी। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? ऑप्शन दिया गया दंडी, भामह, वामन, आनंद वर्धन। तो 4 नाम दिए गए, इसमें सही जवाब है काव्य दोष की सबसे पहले परिभाषा अगर किसी ने दी तो वह है वामन। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो जिन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उम्मीद है कि अब आपको पूरा विश्वास होने लगा होगा कि इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है अलंकार के तौर पर, ये बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों में कंफ्यूजन सा क्रिएट होने लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। बातों में आपने विकल्प पढ़ना शुरू कर दिया होगा। विकल्प दिया गया है संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि भ्रांतिमान अलंकार है कि पाय महावर दैन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मीड़त जाए। तो इसमें भ्रांति पैदा हो रही है, इस तरीके से इसका जो सही जवाब होगा भ्रांतिमान अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता
जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे। तो इस पुस्तक के या निबंध के रचयिता कौन है? सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का ये निबंध है यथार्थवाद और छायावाद। अगला प्रश्न है कि मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, निबंध, संस्मरण। तो तुरंत आपके मन में आने लगा होगा कि आखिरकार ये किसकी रचना है? पहले मिला तेज से तेज, सुभद्रा कुमारी चौहान ये रचना है और किस विधा में है ये हमें बताना है। सही जवाब हो गया ये जीवनी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी के ऊपर है और इसको लिखने वाली है सुधा चौहान। ये भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, देवराज। तो छायावाद का पतन बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन आपको तथ्यों को कलेक्ट करके रखना है, इकट्ठा करके रखना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी देवराज। कई जगह पे डॉक्टर देवराज लिख दिया जाता है, कई जगह पर देवराज। अगला प्रश्न है एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मेहरुनिसा परवेज, मंजुल भगत। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि ममता कालिया ने लिखा एक पत्नी के नोट्स। और इसी तरीके से है एक पति के नोट्स। तो वो किसकी रचना है? अगर आप बताएं तो बेहतर लगेगा और लगेगा कि हाँ आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। वैसे जिन भी वीडियो लेक्चर में मैंने अपने विद्यार्थियों से सवाल पूछा है, विद्यार्थियों ने पूरी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कमेंट्स भी किया है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इकलौता ऐसा चैनल हो सकता है जहाँ के विद्यार्थियों को लगता है कि उन्होंने न सिर्फ यूट्यूब पर इस वीडियो लेक्चर को देखना शुरू किया, बल्कि उन्होंने फ्री में एडमिशन लिया हुआ। जिस तरीके से कोचिंग की बातों को आप लोग मानते हैं, यहाँ भी बातों को मानते हैं, तो अच्छा लगता है और इसीलिए लगातार काम करने का मन भी करता है। चलते हैं, अगला प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है। ऑप्शन दिया गया है जलती झाड़ी, बीच बहस में, परिंदे, कव्वे और काला पानी। तो यहाँ पर देखिए जितने भी नाम ऑप्शन में दिए गए सब निर्मल वर्मा से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें बताना है कि पहला कहानी संग्रह कौन है। तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन सी है परिंदे। परिंदे को हिंदी की नई कहानी में पहली कहानी माना है नामवर सिंह ने। तो ये भी तथ्य कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और एक तो पूछ लिया जाता है कि इसमें कुल कितनी कहानियां संकलित है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को देखेंगे तो वहां पर इसको पढ़ना भी है आपको, और उसमें कहानियां कौन कौन सी हैं ये भी पूछ लिया जाता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? तो रस निष्पत्ति, रस सूत्र से सवाल आप देख रहे हैं कि हर बार परीक्षा में आ रहा है, और इसलिए ये जो पॉइंट है इसको आपको इंपॉर्टेंट मान के आगे चलना पड़ेगा। तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया गया है अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टनायक, भट्टलोलक। और ये जो चारों नाम दिए गए हैं ये रस सूत्र व्याख्याता आचार्य के तौर पर जाने जाते हैं। सही जवाब इसका है ऑप्शन सी भट्टनायक। भट्टनायक है भुक्तिवाद, और इन्होंने एक और सिद्धांत दिया जिसका नाम है साधारणीकरण का सिद्धांत। अब आपके मन में आना चाहिए कि अभिनव गुप्त ने भी दिया तो अभिव्यक्तिवाद, शंकुक ने दिया है अनुमितिवाद, और भट्टलोलट ने दिया है उत्पत्तिवाद, जिसको कि आरोपवाद भी कहा जाता है। तो ये सब है रस सूत्र, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? ठीक है, अनुभावों में एक अनुभाव है सात्विक अनुभाव, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इसकी संख्या 8 मानी गई है। तो डायरेक्ट सात्विक से न सवाल पूछकर शुरुआत में अनुभाव से ही पूछ लिया जा रहा है कि किस प्रकार का अनुभाव है। ऑप्शन दिया गया है कायिक, वाचिक, आहारिक या फिर सात्विक। तो जैसा कि मैंने प्रश्न में ही बता दिया, सही जवाब है सात्विक। और सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? वो है 8। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? ऑप्शन दिया गया है राजश्री, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख। तो कौन सा ऐसा नाटक है जयशंकर प्रसाद का जिसका पात्र है सर्वनाग? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, जिसका प्रकाशन हो गया 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है?
स्त्री समस्याओं से संबंधित कौन सा नाटक इसमें नहीं है? ऑप्शन दिया गया अंधा कुआं, चिंधियों की एक झालर, साच कहूं तो, नेपथ्य राग। तो कौन सा ऐसा नाटक है? ये जितने भी नाम दिए गए नाटकों का, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर है कि ऑप्शन बी, चिंदियों की एक झालर, जो कि स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है। बाकी जितने भी नाटक इसमें दिए गए हैं सभी की विषय वस्तु के रूप में है स्त्री समस्या। अगला प्रश्न है कि अंत हाजिर हो किस महिला नाट्यकार की रचना है? ऑप्शन दिया गया है शांति मेहरोत्रा, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, मीरा कांत। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अंत हाजिर हो किसका नाटक है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मीरा कांत द्वारा लिखा गया है अंत हाजिर हो। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहां चले, ये काव्य पंक्तियां किस कवि की? ऑप्शन दिया गया बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि आपने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास में इन पंक्तियों को पढ़ा हुआ है। सही जवाब है भगवती चरण वर्मा। बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही, काव्य पंक्तियों के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, शमशेर बहादुर सिंह। आप कमेंट्स कर बताइए कि शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस सप्तक से है? यह भी सवाल प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। बाकी पंक्ति को आप ध्यान में रख लिए होंगे। कविता का नाम ही है बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। अगला प्रश्न है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, इन काव्य पंक्तियों के रचयिता है। ऑप्शन दिया गया विद्यापति, हितहरि, वंश, रसखान, मीराबाई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शब्दों के अंत में ल शब्द इत्यादि ज्यादा आए हुए हैं, तो ये लक्षण है मैथिली भाषा का। और मैथिली जैसे ही मैंने कहा आपके मन में तुरंत आ गया होगा कि सही जवाब है इसका विद्यापति। विद्यापति की ये पंक्तियां हैं जो कि मैथिली भाषा में है। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन न तिरपित भेल, इसके रचयिता हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं है, नहीं तो और क्या है, ये पूछा जा रहा है कि किसकी पंक्तियां हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर वो है कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई पंक्ति है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। ठीक है, चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतन्मया कृतम, यह कथन किन आचार्य का है? लोक वृत्तानुकरणम नाट्यम एतद मया कृतम, इसका है कथन। ऑप्शन दिया गया भरत, अभिनव गुप्त, धनंजय, रामचंद्र, गुणचंद्र। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भरत मुनि का ये कथन है लोक वृत्तानुकरणम। तो हो सकता है कि इतना ही दूर तक कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाए, तो इसलिए जरूर ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि काव्यम तु जायते जातु कश्चित् प्रतिभावतः, यह उक्ति किस आचार्य की? तो भारतीय काव्य शास्त्र से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आप देख रहे हैं, ये किसका है? ऑप्शन दिया गया भामह, दंडी, उद्भट, मम्मट। तो काव्य में खासतौर से काव्य हेतु का यहाँ पर लक्षण बताया गया जो कि प्रतिभा के संबंध में है। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम आचार्यों ने प्रतिभा को ही प्रमुख काव्य के रूप में काव्य हेतु के रूप में माना है। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, भामह का ये कथन है। अगला प्रश्न है औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? तो औचित्यम यहाँ शब्द आया हुआ है तो तुरंत दिमाग में आचार्य का नाम आना शुरू हो गया होगा और बिल्कुल आ रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षेमेंद्र। नाम दिया गया था आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ का, लेकिन औचित्य अगर आया हुआ है तो क्षेमेंद्र ज्यादा वहां पर सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से रिलेटेड कि कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कथन
पूछा गया कि पाश्चात्य आलोचक किसका ये मत है। ऑप्शन दिया गया है एडिसन, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नाल्ड। इसका जो सही जवाब है कि कॉलरिज, जिन्होंने की कल्पना का सिद्धांत दिया हुआ है। और हमने पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर एक एक आलोचक को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट इसे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जो कि यूजीसी नेट के तैयारी के दौरान तैयार किया गया था। आप चाहें तो किसी भी परीक्षा के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर जितने मैटर उपलब्ध हैं वो आपके अनुसार ही कि आप उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी, यह कथन किसका है। यह भी प्रश्न खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है और नाम आप देखेंगे तो पूरे छायावादी कवियों का नाम यहाँ पर दिया गया है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत ने कविता क्या है को लेकर विचार किया है, तो उन्होंने कहा कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी। कविता की परिभाषा देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी वाणी शब्द का प्रयोग किया है कि शब्द विधान करती आई है, इस वाणी को हम कविता कहते हैं। इस तरीके से उनका एक कथन है। तो देख रहे हैं कि ये सब एक दूसरे के समकालीन ही रहे, तो कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि एक दूसरे से प्रभावित भी रहती हैं। खैर, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंदन पंत का मानना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। श्रृंखला मूलक अलंकार कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया गया है कारणमाला, माला दीपक, एकावली, काव्यलिंग। तो अलंकारों में भी ये अलग तरीके के अलंकार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, काव्यलिंग जो है वो श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। बाकी जितने भी नाम दिए गए हैं सभी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं श्रृंखलाओं से जुड़े हुए नाम प्रतीत हो रहे हैं। अगला प्रश्न भाषा विज्ञान से रिलेटेड, इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है। आप देखेंगे कि भाषा विज्ञान पढ़ेंगे तो अकार बहुला, आकार बहुला और फिर ओकार बहुला और औकार बहुला, इस तरीके से बोलियां हैं। तो कौन सी ऐसी बोली है जो ओकार बहुला नहीं है। ऑप्शन दिया गया खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। यानी कि ओकार बहुला बोलियों में एक से अधिक बोलियां शामिल हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं, बल्कि आप देखेंगे ज्यादातर इसमें आ का अंत में प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग हम लोग इस समय वर्तमान समय में मानक हिंदी के रूप में करते हैं। बाकी यहाँ पर जो तीनों बोलियां दी गई हैं, ये तीनों बोलियां किस तरीके की हैं, ओकार है। तो जो भी विद्यार्थी ब्रज क्षेत्र के होंगे, हालांकि कई जगह पर औ का भी प्रयोग किया जाता है, और बुंदेली, कन्नौजी, ये सब ओ, हर शब्दों में ओ का प्रयोग कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान गीता किस आचार्य कवि की कृति है। तो विज्ञान गीता, ऑप्शन दिया गया है केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, केशवदास की रचना है विज्ञान गीता। अगला प्रश्न, देखने में सब प्रश्न बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन किसी भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। प्रश्न है गीत गुंज किस कवि की रचना है। ऑप्शन दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब है कि गीत गुंज नाम की जो रचना है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। छाया नामक एकांकी के लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, सुदर्शन। तो इसका सही जवाब है छाया नामक एकांकी के जो रचनाकार हैं, यहां पर इसका जो आंसर दिया गया है छाया नामक एकांकी के रचनाकार के तौर पर वो है सुदर्शन। और सुदर्शन की कई हमने रचनाओं को पढ़ा है, जिसमें कि आपने पढ़ा हार की जीत, ठीक है। और इसी तरीके से बीपीएससी के दौर में हम लोग पढ़ रहे हैं साइकिल की सवारी, ठीक है, साइकिल की सवारी। तो वही उदय शंकर सुदर्शन हैं जिन्होंने की छाया नामक एकांकी भी लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव की कहानी बदबू, जहां लक्ष्मी कैद है, गदर, जानवर और जानवर। तो राजेंद्र यादव की जो कहानी है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जहां लक्ष्मी कैद है, ये उनकी कहानी है। बाकी आप देख रहे हैं कि शेखर जोशी की कहानी हो गई बदबू, जानवर और जानवर ये कहानी हो गई मोहन राकेश की, ठीक है। और गदर किसकी कहानी है, अगर आप कमेंट करें तो ठीक है। इसी से मिलती जुलती कहानी है गदल, जो कि रांगे राघव की है। मेरे ख्याल से यहाँ पर गदल ही होना चाहिए था, ठीक है। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से किस
हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो कौन से इसमें आलोचक हैं जिन्होंने साधारणीकरण पर चर्चा की? सही जवाब है ऑप्शन ए, नगेंद्र। और इसमें इन्होंने माना कवि की अनुभूति को ही साधारणीकरण कहा है। और रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास इत्यादि ने भी साधारणीकरण पर चर्चा की है। और शुक्ल जी का आपको याद आ गया होगा कि आलंबनत्व धर्म को ही उन्होंने साधारणीकरण माना। तो ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर परीक्षा के लिए, जैसे क्रिकेट मैच में कुछ खिलाड़ी तय होते हैं कि इनको मैच में रहना ही रहना है, उसी तरीके से कुछ प्रश्न हैं जिनको कि तय किया गया है कि ये प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 प्रकार का होता है श्लेष अलंकार। अब वो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। ये अलंकारों के 2 प्रकार हैं। आगे बात करते हैं जो कि प्रकाशन वर्ष पर आधारित प्रश्न है। उपन्यासों का क्रम हमें बताना है कि सही क्रम कौन सा है? सिंह सेनापति, शेखर एक जीवनी, राम रहीम, अलका। तो इसमें हमें सबसे बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। तो विकल्पों को देखिए आप और सही जवाब तक हम पहुंचते हैं। सही जवाब इसका है ऑप्शन बी। सबसे पहले है अलका, राम रहीम, शेखर एक जीवनी प्रथम भाग, सिंह सेनापति। और जितने भी उपन्यास दिए गए हैं सब अलग अलग उपन्यासकारों के उपन्यास। अलका जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में हुआ था, राम रहीम 1937 में, शेखर एक जीवनी 1941, सिंह सेनापति जो कि 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। तो रेणु के पूरे उपन्यास दिए गए हैं, उनके प्रकाशन वर्ष के हिसाब से हमें बताना है। परती परिकथा, दीर्घ तपा, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या होगा। सही अनुक्रम पे आप सभी का भी दिमाग जाना शुरू हो गया होगा। सही जवाब यहाँ पर कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। पहले मैला आंचल 1954 ईस्वी में, परती परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा 1963 ईस्वी में और पलटू बाबू रोड 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो मैला आंचल आप देख रहे हैं कि 2-2 ऑप्शन में था, लेकिन सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम ऑप्शन दिया गया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। तो ये नाम दिए गए हैं। अब हमें बताना है कि सही इसका जवाब क्या हो सकता है। तो दिमाग लगाइए आप। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रतिध्वनि जो कि 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके बाद 1929 में आकाशदीप, आंधी 31 में, इंद्रजाल 33 में। एक चीज आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि जयशंकर प्रसाद एक तरफ तो काव्य लिख रहे थे, इनके पास कितना वक्त रहा होगा, क्योंकि हम सभी किसी न किसी परीक्षा से जुड़े हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और हम एक से अधिक किताबें पढ़ते हैं तो हमारा जोर होने लगता है, हम बहुत परेशान होते हैं कि हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही। एक विद्यार्थी ने लिखा कि मैं पढ़ती जा रही हूँ और भूलती जा रही हूँ, मुझे मोटिवेट कीजिए। तो अब इससे बेहतर क्या मोटिवेशन हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद से आप मोटिवेशन लीजिए कि एक तरफ ये कविता लिख रहे थे, उसी समय जब इन्होंने इंद्रजाल लिखा तो उस समय कामायनी लिख रहे होंगे, उसी समय ये ध्रुव स्वामिनी लिख रहे होंगे, उसी समय ये लहर लिख रहे होंगे। तो कितना ये लोग लिखते थे आप कल्पना कीजिए। उसी समय ये नाटक भी लिख रहे थे। देखिए मान लीजिए आकाशदीप इन्होंने लिखा तो उसी के समानांतर स्कंदगुप्त भी ये लिख रहे थे, ठीक है। आज जब इन्होंने आंधी लिखा उसी समय इनका चंद्रगुप्त नाटक भी आ रहा था। तो हर एरिया में इस तरीके के जो व्यक्तित्व रहे हैं उन्होंने काफी अपने को बिजी करके रखा हुआ है। तो मैं यही कहूंगा कि आप न सिर्फ इन साहित्यकारों को पढ़िए बल्कि इनसे मोटिवेशन लीजिए। मेरा तो ये मानना है कि आप मोटिवेशन देने वाली उन वीडियोज को जो यूट्यूब पे बताती हैं उनसे ज्यादा डीमोटिवेट करने वाली कोई वीडियोज नहीं होती हैं। हर दिन कोई ना कोई नया मोटिवेशन शकूफा लेकर
प्रस्तुत रहते हैं। भले अपने जीवन में उन चीजों को उन्होंने नहीं फॉलो किया होगा, लेकिन आपको जबरदस्ती फॉलो करने पर मजबूर करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने से खुद सेल्फ मोटिवेट होइए और इन रचनाकारों से मोटिवेट होइए। ये सब फालतू में आप नहीं पढ़ रहे हैं। ये जब मैंने प्रश्न देखा तो मेरे दिमाग में ये तुरंत आ गया कि भाई एक ही व्यक्ति है, वो कविता भी लिख रहा है, कहानी भी लिख रहा है, नाटक भी लिख रहा है, उपन्यास भी लिख रहा है, निबंध भी लिख रहा है, सब चीज लिख रहा है। तो बताइए, आप भी तो उसी हिसाब से, आपके पास भी तो 24 घंटे हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज्यादा मोटिवेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पिछले प्रैक्टिस सेट में भी हमने इतिहास तिमिरनाशक, सीढ़ियों पर धूप में, ये सब प्रकाशन वर्ष वाले में देखा हुआ था। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का वो है, हो गया ऑप्शन सी। इतिहास तिमिरनाशक पहले है, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। अब अगर सही मायने में हम प्रकाशन वर्षों, एक तो आप इसको काल के अनुसार भी बता सकते हैं, क्योंकि इतिहास तिमिरनाशक जो है ये शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आप काल के अनुसार भी देख सकते हैं। 1873 में इसका प्रकाशन हुआ। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। कई विद्यार्थी यूजीसी नेट के सिलेबस को देखकर उल्टा पुल्टा याद कर लिए हैं, तो प्लीज अपने को आप करेक्ट कर लीजिए। साहित्य देवता 1957 में इसका प्रकाशन हुआ। सीढ़ियों पर धूप 1960 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम। रामविलास शर्मा की कृतियां दी गई हैं। बड़े भाई, भारतीय हिंदी युग, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा साहित्य और संस्कृति, यही चारों नाम दिए गए हैं घुमा फिराकर। हमें बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, जिसमें भारतीय हिंदी युग सबसे पहले है, वही सही जवाब होगा। इसी के अनुसार धीरे धीरे ये क्रम आगे बढ़ता गया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले 1951 में भारतीय हिंदी युग पर लिखा। इसके बाद भाषा साहित्य 1964 में लिख दिया। परंपरा का मूल्यांकन 1981 में इन्होंने लिखा। और इसके बाद बड़े भाई साहब 1986 ईस्वी में इनकी रचना आई हुई है। अगला प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। तो तुरंत आपके मन में आने लगा होगा कि सही जवाब इसका क्या होगा। ऑप्शन डी, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। इस क्रम को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और यह भी कहा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर कोई है तो वो ध्वनि। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया है कंठ, तालव्य, वर्ष, दंत, ओष्ठ। तो ये दिया गया है, हमें बताना है कि कौन सा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब है कि पहले कंठ है, फिर इसके बाद तालव्य, फिर वर्ष, फिर दंत, फिर ओष्ठ है। तो पूरा जो हमारा मुख है यहाँ पर, मतलब कंठ से लेकर, वो उसी के हिसाब से बना हुआ है। ठीक है, तो तुरंत इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अगर भाषा विज्ञान की आप किताबें पढ़ते होंगे तो उसमें कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है। मतलब मैं थोड़ा चित्र बनाने में बहुत अच्छा नहीं हूं, फिर भी आपको समझने के लिए बना दे रहा हूं। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया है गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, नागरी लिपि। तो इसमें हमें सही अनुक्रम बताना है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद नागरी लिपि, गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ये क्रम है। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम हमें बताना है। नाम दिया गया माधवी, मुआवजे, आलमगीर, हानुस। तो सबसे पहले जिस विकल्प में हानुस है वो इसका सही जवाब है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं, हानुस जो है 1977 में लिखा गया, माधवी 84 में, मुआवजे 93 में और आलमगीर लिखा गया 99 में। तो ये है भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार, डॉक्टर, टूटते परिवेश। तो ये तो इनके नाटक हैं। आप विष्णु प्रभाकर के एकांकियों को एनसीईआरटी में पढ़े और एससीईआरटी में पढ़े, दोनों में पढ़े हैं। जो भी विद्यार्थी मेरे सीरियस विद्यार्थी हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि विष्णु प्रभाकर की कौन सी एकांकी इन दोनों पुस्तकों में लगी हुई, जिस पर कि मैंने चर्चा भी की हुई। देखिए, यहाँ पर हम प्रकाशन वर्ष की दृष्टिकोण से बताएं तो आपके मन में तुरंत आने लगा होगा कि सबसे पहले
जो है वो डॉक्टर, इनका नाटक आया 1961 ईस्वी में। इसके बाद युगे युगे क्रांति 69 में, टूटते परिवेश ये आया 74 में, और सत्ता के आर पार इसका प्रकाशन हुआ 81 में। तो इस तरीके से विष्णु प्रभाकर के नाटकों का प्रकाशन वर्ष आप देख लिए, और ये सभी नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर में भी आ सकते हैं। जन्म काल के अनुसार सही अनुक्रम कवियों का क्या है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय इत्यादि नाम दिया गया। हमें बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। ए ऑप्शन सही है। जिसमें आप देख रहे हैं कि 1911 में केदारनाथ अग्रवाल का जन्म हुआ, और त्रिलोचन का 1917 में, धर्मवीर भारती का 1926 में जन्म हुआ, और इसके बाद रघुवीर सहाय का 29 में। तो आने वाला जो 2026 है, और उसमें आप देखेंगे कि धर्मवीर भारती के जन्म शताब्दी वर्ष को हम लोग मनाते हुए नजर आएंगे, अगर जीवित रहे तब। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त का नाम दिया गया है। हमें बताना है कि सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन लोगों का क्रम है। सही जवाब हो गया 1865 में हरिऔध का जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद 1886 में गुप्त जी का जन्म होता है, फिर 89 में मैथिली शरण इनका माखनलाल चतुर्वेदी का। इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म होता है 1897 ईस्वी में। तो ये इन लोगों का क्रम है। हरिऔध को अक्सर हम लोग द्विवेदी युग में पढ़ते हैं, लेकिन इनका जन्म आप देखेंगे तो भारतेंदु युगीन लेखकों में हुआ है, उस जमाने में हुआ है, लेकिन ये बाद में चर्चित हुए द्विवेदी युग में। ये कंफ्यूजन हो जाता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला ये नाम दिए गए, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हरिवंश राय बच्चन की ये कृतियां सभी दिखाई पड़ रही हैं। तो इनका सही अनुक्रम जो है, सही जवाब इसका आपके मन में भी आने लगा होगा, ऑप्शन बी है कि सबसे पहले इन्होंने लिखा मधुशाला, इसके हिसाब से 1935 में, फिर मधुबाला 36 में, मधुकलश 37 में, और निशा निमंत्रण 38 में। तो 35, 36, 37, 38 दिया गया है। 3 मधु हैं और एक निशा है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुंदधर पांडे नाम दिया गया है। हमें बताना है कि सही इसका जवाब क्या होगा। सही जवाब पहला ही ऑप्शन है कि श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुंदधर पांडे नाम दिया गया है, और इनका यही क्रम सही है। मुकुंदधर पांडे जिनका जन्म 1860 में हुआ, रत्नाकर का जन्म हो गया 1866 ईस्वी में, रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हो गया 1881 ईस्वी में, और मुकुंदधर पांडे का जन्म हो गया 1895 में। तो ये सब आप अपने से नोट भी कर लीजिए, आपने पहले से भी पढ़ा होगा। एक चीज यहाँ पर मुझे तुरंत, जब रामनरेश त्रिपाठी का देखा तो 1881 रचना काल के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा। इसमें अंधेर नगरी जैसे फेमस रचनाओं का प्रकाशन हुआ है। चलते हैं आगे, बात करते हैं जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? दादू दयाल, गुरु नानक, मलुकदास, सुंदरदास इन कवियों का नाम दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास। तो गुरु नानक का जन्म हो गया 1469 ईस्वी में, और इसके बाद दादू दयाल का 1544 में, मलुकदास का 1574 ईस्वी में, और सुंदरदास का जन्म हुआ 1596 ईस्वी में। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क से रिलेटेड है। स्थापना विश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। ये स्थापना सही है। और तर्क दिया जाता है कि क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। जो तर्क दिया जा रहा है वो गलत है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है, क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है।
कहा गया कि ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है, व्यक्ति के ऊपर है, ये सही है। और कहा गया कि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, दोनों इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है, क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सही और कौन गलत है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तर्क और स्थापना दोनों क्या है, सही है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। हम एक दिन पढ़ रहे थे कि मंगल के दो विधान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताए, एक करुणा और एक प्रेम। तो यहाँ पर करुणा का बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है। अगर सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण से देखें, कहा गया कि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है। जब आपके अंदर करुणा होगा तभी आप किसी के प्रति कर पाएंगे, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। सही जवाब है, दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे का नाम नहीं है, क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रस का प्रभाव है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन दोनों सही है या फिर क्या है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए कि दोनों सही। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन के लेखे जोखे के नाम का नहीं है, बल्कि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत का रस प्रभाव है। तो दोनों स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला प्रश्न है कि जाति भेद और छुआछूत की प्रथाओं ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है, क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। इसमें हमें बताना है कि क्या सही और क्या गलत है। तो स्थापना तो सही है, लेकिन तर्क यहाँ पर गलत दिया गया। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि काव्य विद्या है और कला उपविद्या, इसलिए 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत और असत का विवेक रहता है। तो थोड़ा सा लंबा यहाँ पर स्थापना तर्क आप देख रहे हैं कि दिया गया है, लंबा लंबा वाक्य के रूप में। तो हम देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। दोनों इसमें सही है, काव्य विद्या है और कला इसकी उपविद्या है। 64 कलाओं की सूची में काव्य समाविष्ट नहीं है, क्योंकि कला कौशल और शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन सी, दोनों सही। अगला प्रश्न है कि नाटक शुद्ध साहित्य है, जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं है, यह केवल नट की क्रिया है। तो इसमें हमें बताना है कि आखिरकार क्या सही है और क्या गलत है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कहा गया कि नाटक शुद्ध साहित्य जिसकी आलोचना काव्यालोचन के प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है, ये क्या हो गया, गलत है स्थापना, और तर्क भी इसका गलत है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। ये जो कथन है सीधे सीधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से उठा लिया गया है। कहा गया कि क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। इसमें हमें बताना है कि कौन सही है और कौन सा गलत है। तो ऊपर वाला तो सही, यानी ए सही है, लेकिन आर इसमें क्या है, गलत है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। इसमें हमें बताना है कि कौन सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर बताया गया कि मनुष्य की रागात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। सही है, क्योंकि समाज मनुष्य की रागात्मकता को स्वीकार नहीं करता। ये क्या है, ये जो तथ्य है यहाँ पर वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती, ये स्थापना है और ये सही है। तर्क दिया जा रहा है क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है, ये भी क्या है, सही है। इस तरीके से इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है जो कि सुमेलित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर।
और देख रहे हैं कि उपन्यास दिए गए हैं और वो उपन्यासकार हैं। तो हम देखते हैं उपन्यासों का नाम क्या है। वामा शिक्षक, भागवती, निस्सहाय-हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। इसको हम इसका मिलान करते हैं जल्दी जल्दी कि क्या कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद द्वारा लिखा गया, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय लिखा है इसमें। भाग्यवती श्रद्धाराम फिलौरी। निस्सहाय हिंदू जो कि राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है। नूतन ब्रह्मचारी जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि कौन किसका उपन्यास है। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। यहाँ पर प्रेमचंद के उपन्यासों से रिलेटेड पात्र दिए गए, हम मिलान करते हैं। अमृत राय, कृष्णचंद्र, जान सेवक, उदय भान। तो अमृत राय का संबंध है प्रेमा उपन्यास से। कृष्णचंद्र का संबंध है रंगभूमि से। जान सेवक, कृष्णचंद्र का संबंध है सेवा सदन से, सॉरी सेवा सदन से। और जान सेवक का संबंध है रंगभूमि से। और उदय भानु का संबंध है निर्मला से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन सा हो गया। कृष्णचंद्र का संबंध सेवा सदन से और जान सेवक का संबंध रंगभूमि से, बाकी हमने मिला दिया है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया बी ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों के को उनके प्रकाशन वर्ष के प्रथम संस्करण से सुमेलित कीजिए। ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा नए ढंग का यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है और हर परीक्षा में कुछ न कुछ नए प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो आइए रिचर्ड्स के ग्रंथों की सूची दे दी गई है और हमें मिलान करना है कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो प्रकाशन वर्ष रहा वो 1924 ईस्वी। द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक हुआ 1936 ईस्वी में। साइंस एंड पोएट्री इसका प्रकाशन हुआ 1926 ईस्वी में। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का हुआ 1929 ईस्वी में। तो यहाँ पर पहले तो आइए रिचर्ड्स के हम ग्रंथों से परिचित हो जाएं। हो सकता है कि वन लाइनर में पूछे जाएं ये सब। प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से आप इसको मिला लीजिए। सही जवाब इसका हो रहा है ऑप्शन डी। ए का हम देख लेते हैं 2 है और बी का 5। इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य सिद्धांतों को उनके संबद्ध पुस्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पाश्चात्य सिद्धांत है और हमें सुमेलित करना है और यहाँ पुस्तकों से सम्मिलित करना है। वहां यहाँ पर किसी विद्वान का या फिर जो विचारक है उसका नाम नहीं दिया गया। ये भी एक नए तरीके का प्रश्न है। तो रागात्मक भाषा, परंपरा और व्यक्तिक प्रज्ञा, कल्पना सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत। तो ये थोड़ा सा दोहरी मेहनत करने वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, इसका जो है हम पहले देख लेते हैं। रागात्मक भाषा, ये हो गया द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है। परंपरा और वैयक्तिक प्रज्ञा, इसका हो गया द सेक्रेड वुड, ये इलियट का हो गया। कल्पना सिद्धांत, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है, इसका जो सही जवाब है वो है कल्पना सिद्धांत जो दिया गया है कॉलरिज द्वारा। तो उसके अनुसार अगर हम मिलान करें तो यहाँ पर हो रहा है 2 बायोग्राफी लिटरेरिया। अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत का हो गया आपका पेरी पोएटिक्स जो कि अरस्तु का है। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। बाकी रचनाओं को भी ध्यान में रखिए और उनके रचनाकारों को, कई बार ये सब आ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, तुरंत तुरंत हम मिला देते हैं। अगर हम विकल्पों पर न जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिला दिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर दिया गया आलोक पर्व, आलबाल, माटी हो गई सोना, संचारणी, रेती के फूल। तो सबसे पहले हम मिलाते हैं आलोक पर्व जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आलवाल, यहाँ पर आलवाल होना चाहिए था अज्ञे का। माटी हो गई सोना, कन्हैयालाल प्रभाकर का। और
रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल। तो ये हो गया सही सुमेलन। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो रहा है। अगला प्रश्न है, संस्मरण पर आधारित कृतियों को सुमेलित करना है। आछे दिन पाछे गए, नंगा तलाई का गांव, आंगन के वंदन द्वार, वे देवता नहीं। हमें मिलाना है। ठीक है, तो काशीनाथ सिंह, आछे दिन पाछे गए, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, आंगन के वंदन द्वार हो गया ये विवेकी राय, और वे देवता नहीं राजेंद्र यादव। इसका तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी हो गया। राहुल, यहाँ पर यात्रा वृत्तांतों को दिया गया है। आखिरी चट्टान, चीणों पर चांदनी, मेरी तिब्बत यात्रा, पैरों में पंख बांधकर, देश विदेश। हमें मिलाना है कि कौन किसकी। राहुल साकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर, उड़ते चलो, इस तरीके से। मोहन राकेश का हो गया आखिरी चट्टान। निर्मल वर्मा का हो गया चीणों पर चांदनी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है जो कि कहानियों से रिलेटेड है, कौन किसकी कहानियां है। 11 वर्ष का समय, गुलबहार, एक टोकरी भर मिट्टी, प्लेग की चुड़ैल। तो रामचंद्र शुक्ल की हो गई 11 वर्ष का समय, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। तो इस तरीके से हम देखें इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए हो रहा है। ठीक है, देख आप इसको मिलान कर लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से। फिर इसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं अगला जो आज का आखिरी प्रश्न है कि काव्य संग्रह दिए गए हैं और उनको हमें सुमेलित करना है। आत्महत्या के विरुद्ध, हाशिए का गवाह, चांद का मुंह टेढ़ा है, स्वप्न भंग। तो हमें मिलाना है। आत्महत्या के विरुद्ध हो गया रघुवीर सहाय, हाशिए का गवाह हो गया कुंवर नारायण, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध, स्वप्न भंग हो गया प्रभाकर माचुए का। तो इस तरीके से हम देखें तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी इसका सही जवाब। एक नजर आप लोग इसको देख भी लीजिए और मिला भी लीजिए। तो इस तरीके से हमने कुल 75 प्रश्नों पर चर्चा की और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन भी कर रहे होंगे। कुछ विद्यार्थी का मानना है ये है कि वो ये 75 प्रश्न हल कर रहे हैं तो ये अपना स्व मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं कि कितने प्रश्न उनके सही हो रहे हैं। तो देखिए ईमानदारी से आप जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हैं उनको ये मानकर चलिए कि हम इसको नहीं कर पा रहे हैं। जिन पे 50-50 डाउट है उसको भी ये मानकर चलिए कि आगे हमें सतर्क रखना है। जो आ रहा है उसी को ये मानकर चलिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। तो इन 2-3 बिंदुओं को बिल्कुल ध्यान में रखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये फालतू नहीं जाएंगे। अभी कल ही मैं एमए की क्लास में पढ़ा रहा था, जो मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो वहां पर लिखा गया था कि प्रतिभा अभ्यास के माध्यम से निखरती है और अगर आप में प्रतिभा है, अभ्यास नहीं कर रहे हैं तो वो प्रतिभा कभी चलकर कमजोर भी हो जाती है या फिर आप प्रतिभाशाली नहीं रहते। तो प्रतिभा है, उसके साथ साथ आपको अभ्यास की भी जरूरत पड़ती है। अभ्यास ही आपको प्रतिभाशाली बना सकता है और प्रतिभाशाली होकर भी अभ्यास की कमी की वजह से आप पीछे भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। आगे हम और प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।